प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने एक वसी कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़ियादत के मुतालिक मुख्तलिफ एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो अरेस्ट वारंट जारी करना हो, चाहे वो इंक्वायरी की इब्तदा करना हो। लेकिन साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लीडरान को भी तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब को एक लिकर लाइसेंस के केस में भी तलब कर लिया गया है। अब इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तजारत भी रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो बात की जा रही थी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का एक गैर जानबदाराना किस्म का किरदार है और ये हिज़्ब इख्तिलाफ के हल्के खसूसी तौर पे कह रहे थे, अब जबकि पीटीआई पंजाब के सीएम को बुला लिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट के सीएम को बुला लिया गया है, क्या ये बयानिया कुछ तब्दील हो गया है? क्या राय रखते हैं सर? एक तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो तरीक़ेकार है, इस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बाद अब ये थेरी नहीं रही या ये राय नहीं रही, ये बड़ा वाज़े है। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस हफ्ते अपने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ये जो इदारा है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए और यकतरफा इस्तेमाल हुआ है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में मकबूल बाकर केस ने जो ख्वाजा साद रफीक की जजमेंट लिखी, उसमें भी वही बात कही है जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कही है। वही बात जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री हेड अभी जो जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ तो जब तक मफामत नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन वजीर आला पंजाब को नोटिस चले, नोटिस तो केपी के वजीर आला को भी गए हैं, 2-3 और लोगों को भी गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम मिसाल मैं आपको दूंगा कि पंजाब के एक वजीर को नोटिस गए, वो नैब की हिरासत में भी रहे, लेकिन आज वो सीनियर वजीर हैं और उनकी वजारतों में से एक वजारत खुराक है, जिसके नाक के नीचे से बकौल वजीर फूड सिक्योरिटी 60 लाख टन गंदम गायब हो गई है, उन्हें पता नहीं कहाँ गई है। तो यहाँ तो ये ऐसे मामलात हैं। तो अगर वज़ीर आला पंजाब को एक नोटिस चला भी गया है, असल इशू तो गिरफ्तारी है ना जी, के अभी केस शुरू नहीं हुआ तो आपने इंजीनियर कमरुल इस्लाम को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शाहिद खान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, साद रफीक को, सलमान रफीक को, मिफ्ता इस्माइल को, इन लोगों को पहली स्टेज पर ही गिरफ्तार करके 6-6, 8-8 महीने जेल में फेंका और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, उन्होंने बड़ी तफसीली जजमेंट्स में नैब का जो केस है उसको डिमोलिश किया, उसको गिराया नीचे कि भाई इनके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो यहाँ जो इशू है कि नैब की जो पावर है गिरफ्तार करने की चेयरमैन की, वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, वो सिर्फ अपोजिशन को टॉर्चर करने के लिए, उनको हुकूमत खानों में रखने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो अगर नोटिस चला भी गया है तो ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। इशू तो गिरफ्तारी का और जो नैब के हुकूमत खाने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने भुगते हैं, हमारे दूसरे ख्वाजा साद रफीक ने भुगते हैं इतने महीने। वहां इशू है ना जी, अगर आपने असूल एक तय कर लें कि अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही आपने किसी को पकड़कर जेल में डालना है तो फिर वजीर आला पंजाब को भी इस वक्त नैब की हिरासत में होना चाहिए और वो भी 6 महीने रहे, अपनी इंतजार करते रहे कि बेल मेरी पता नहीं कब होगी। खुर्रम साहब, मैं जरा एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो बराबर होनी चाहिए हर एक के लिए। ठीक, खुर्रम साहब, मैं शिराजी साहब की भी ज़रा उनका भी सवाल शामिल करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये भी आपसे पूछ लूँ सर कि एपीसी में क्या लाहे अमल तय किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप ने? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कोई प्लान फिलहाल इवॉल्व हुआ है सर? जी, एपीसी का एजेंडा इस वक्त तैयार हो रहा है और बहुत जल्द एपीसी में मुझे उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन में वो मुनक्कद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह उसकी मेजबानी करेगी और उसमें यही होगा कि जो अपोजिशन है वो पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर इस हुकूमत की मज़ामत करेगी। पहली स्टेज में हम अभी तक तो ख्याल यही है, अभी फाइनल करना है लीडरान ने कि मुल्क के 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जलसे किए जाएं और ये जो
इस हुकूमत ने मुआशी पॉलिसी में और खारजा पॉलिसी में, वफाकियत की पॉलिसी में जो पाकिस्तान को तबाह किया है और एक मल्टी डायमेंशनल कैटास्ट्रफी है, एक हमाजहती इन्हदाम है जिसका हमें सामना है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। लेकिन इशू जिसकी तरफ हम तमाम अपोजिशन जाना चाहती है वो ये है कि अगले चंद माह में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात की तरफ हम जाना चाहते हैं, जिसमें जोर मुदाखलत से पाक होने पर है कि 2018 का रिपीट नहीं चाहिए। इमरान हुकूमत को गिराना उससे कोई मकसद हल नहीं होगा, मकसद तो आइन की हुक्मरानी कायम करना है। लेकिन खुर्रम साहब, एक तो ये कि जो मुदाखलत से पाक इंतखाबात है इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में मैं ये भी सर जानना चाहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब, जो हमें लगता है कि इनिशियली इस एंटी गवर्नमेंट तहरीक के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं, इससे पहले भी बड़े दिल बर्दाश्त हुए थे जब उन्होंने धरना दिया था और उनको लगा कि जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो साथ छोड़ गई। अब तो फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट के अंदर उनके छोटे भाई अताउर रहमान ने खड़े होकर कह दिया कि जी हमें इन पे एतबार नहीं है, ना तो पीपल्स पार्टी पे और ना ही नून लीग पे, ये बिल्कुल भी सिंसियर नहीं और कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं। तो कुछ जरा ये भी कहते हैं कि इवन शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी हालिया मुलाकात की है मौलाना फजल रहमान साहब से या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी से, वो भी लंदन से बड़े मियाँ साहब ने कहा है तो कहीं राजी हो, वरना वो रिलेक्टेंट थे। तो सर कितना हम इस बात पे यकीन करें कि जब इस बार को मूवमेंट चलेगी तो बड़ी तगड़ी होगी और उसको नून लीग लीड भी करती हुई नजर आएगी? देखिए, जो 2 हफ्ते पहले ईद से बिल्कुल पहले जो 2 फैटफ रिलेटेड कवानीन पार्लियामान ने पास किए, उसमें JUIF को दुरुस्त तौर पर ये शिकायत थी कि उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए था। वो जो स्पीकर की कमेटी है उसमें शामिल हैं, लेकिन एक गैर रस्मी कमेटी मिली थी स्पीकर के घर पर, उस पे उनको नहीं बुलाया गया था। तो इस दफा अभी जो इस हफ्ते नेगोशिएशंस हुई हैं, हमने पूरी कोशिश की, पहले हमने उनकी बात भी सुनी मौलाना हजरात की, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था, और हमने पूरी कोशिश की कि इस दफा उनको तमाम मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया हमने अल्लाह के करम से, और वो गलत फहमी बहुत हद तक दूर हो गई है। अब उनकी शिकायत जो है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असेंबली से है कि वो मुस्तकिल तौर पे उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं मौलाना असद, उनको माइक देने से स्पीकर साहब एतराज कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे, उनका हक राय दही, जो हक राय दही है पार्लियामान में, वो इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। उसके ऊपर उनको दुरुस्त तौर पे अब एक, और हम भी उनको इस मामले में सपोर्ट किया भी है और इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। वो एक वक्ती तौर पे इशू उठा था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। और फिर कहूंगा कि असल मकसद जो है, जो कि आसान नहीं होगा कि एक मुदाखलत से पाक इंतखाबात तक हम पहुंचे। 2018 का रिपीट हमें नहीं चाहिए। अवाम की जो राय है वो बगैर किसी मुदाखलत के बैलेट बॉक्स तक पहुंचनी चाहिए और उसके नतीजे में हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी जमात के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब ने 1-2 हफ्ते पहले कहा कि एक पंजाब बचाओ मुहिम भी चलाई जाएगी, तो वो अंजाम तक पहुंच सका सर, या उस पर मजीद कोई कार्रवाई होगी, या अब इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया है पंजाब बचाओ मुहिम के हवाले से? उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ जहाँ मीडिया ने कराची के फ्लड्स तो उन्हें नजर आए हैं, क्योंकि वहाँ एक ऑपोजिशन जमात की सिंध में हुकूमत है, लेकिन पंजाब में भी जो बिल्कुल इन्हदाम हुआ है गवर्नेंस का, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो बहुत भयानक है। जब मैं गुजरांवाला से आपसे बात कर रहा हूँ अपने शहर से, तो यहाँ हमने पिछले 2 साल में एक नई ईंट लगती हुई नहीं देखी। और ये हुकूमत का वाहिद जो काम है वो सिर्फ ये है कि इसके जो ज़ोमा हैं या लोकल लोग हैं, उनके कहने पर SHO तो बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं, पटवारी ट्रांसफर हो रहे हैं, DC और SP ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन अवाम की जो खिदमत है, सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि वो दवाइयाँ और टेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला में हम मुफ्त कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, अब उन हरे के ऊपर पैसे हैं, और जब लोग उन अस्पतालों से बाहर आते हैं तो ऑलरेडी इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से दवाइयां 300% महंगी हो चुकी हैं कम अज कम, और अवाम जो है वो बिल बना रहे हैं। तो यहाँ जो ये जो लोकल कोलैप्स है, हम फॉरेन पॉलिसी पे तो बात करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी पे फेडरेशन की बात, लेकिन जो एक सूबे के अंदर कोलैप्स है उसके ऊपर कम गुफ्तगू होती है। इसीलिए पंजाब बचाओ मुहिम अभी इंशाल्लाह जैसी APC के साथ साथ वो भी चलेगी, बिकॉज यहाँ के लोग और हमारे जो वोटर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद इस इलाके में मौजूद है,
वो परेशान है कि हुकूमत ने उनको डिलीवर करना बंद कर दिया है। और ये जो कहते थे कि जी साफ चली शफाफ चली, पाकिस्तान में करप्शन के हाईएस्ट रेट्स हमने इस दौर में देखे हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इस साफ और शफाफ दौर में पाकिस्तान 3 डिग्री नीचे आ गया है, 117 से 120 हो गया, करप्शन खराब तर हो गई है। लेकिन खुर्रम साहब, एक तरफ तो आप नैब के किरदार के हवाले से सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपने ह्यूमन राइट्स वॉच की जैसे रिपोर्ट का जिक्र किया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई के केस में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब का बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अगर नैब कवानीन में अमेंडमेंट के हवाले से कोई हुकूमत इनिशिएटिव लेगी तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर ये बड़ी अजीब बात है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब उसके उन लामहदूद इख्तियारात को कर्टेल करने की कोशिश होने जा रही है तो आप कह रहे हैं कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शराजी साहब, कोशिश नहीं हो रही ना। हुकूमत 2 साल से नैब खेल रही है अपोजिशन के साथ। मुझे खुद याद है कि हुकूमत बनने के 1 महीने बाद से ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी, जो वक्तन फवक्तन ऑन हुई। अभी फरवरी में इस पे बहुत हमें यूं लगा कि संजीदा पेशरफ्त है, लेकिन हुकूमत का इंस्टिंक्ट जो है, जो जिबिल्लत है, वो आमिराना है, और उनके हाथ में चूंकि ये एक आमिराना हथियार है, वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सिर्फ गुफ्तगू करते हैं। तो हम ये मुतालबा जारी रखेंगे कि नैब को खत्म किया जाए, लेकिन अब हुकूमत के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा मुतालबा जारी रहेगा, क्योंकि इस मुतालबे में आपने दुरुस्त कहा कि सिर्फ अपोजिशन की राय नहीं है, अब ये ह्यूमन राइट्स वॉच की राय है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय है, ये तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी राय है। अब ये राय जो है ये गहरी और रासिक होती जा रही है, और हम ये मुतालबा करते रहेंगे। हुकूमत से इस मामले पे हम कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा खुर्रम साहब, जब आप नेगोशिएशन की बात करते हैं तो क्या ये बाकी कानून साजी तक भी एक्सटेंड करेंगे इस चीज़ को कि जब हुकूमत वक्त कोई लेजिस्लेशन पास करना चाहे या सूबाई सतह पे कोई इस तरह की कानून साजी हो सके, तो मुस्लिम लीग नवाज के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं क्या वो चाहेंगे कि मुस्बत लेजिस्लेशन हो सके या लेजिस्लेटिव डिस्कशन की जो कार्रवाई है वो जारी रहे? जी, लेजिस्लेशन पे डिस्कशन जारी रहेगी। ये हमें अवाम ने ये जिम्मेदारी दी हुई है। जहां तो हुकूमत कानून को पाकिस्तानियों के आईनी हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, उसकी हम मज़ामत की है और करते रहेंगे। ईद से पहले जो बिल्स आए थे उनमें एक एंटी टेररिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट थी जो बड़ी भयानक थी। उसमें एक नया सेक्शन ऐड किया जा रहा था जिसमें पाकिस्तानियों को 180 दिन के लिए बगैर कोई वजह बताए उनको कैद किया जा सकता था, उनको अदालत में इन कैमरा लाने का प्रोग्राम था। और ये सारी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ एक सेक्रेटरी इंटीरियर को हासिल थी, और उसका रिव्यू भी जुडिशल नहीं था। तो एग्जीक्यूटिव के लोग थे जिसमें हसास एजेंसियों के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये कानून में लिखा हुआ था। तो हमने उसकी मजामत की, सख्त तरीन मजामत की, और उस मजामत के नतीजे में वो कानून जो है वो विड्रॉ हो गया। वो फिर पार्लियामान में पैसेज के लिए नहीं आया। दूसरा, इस हफ्ते जो कि मैं खुद इसका आईनी शाहिद हूं कि ये जो अभी बिल पास हुआ है जॉइंट सेशन में, इसमें जो 23 सफ़े की तरमीम थी वो अपोजिशन की तरफ से आई थी। हमने उनसे निगोशिएट किया भी आप इस तरह जो है वो हुकूमत को कादिरुल मुतलक नाउजुबिल्लाह नहीं बना सकते कि जिसको चाहे पकड़ के डाल दें, जिसके चाहे कार्रवाई शुरू कर दें। आपको इसमें कहीं ना कहीं जुडिशल ओवरसाइट भी रखनी है, आपने पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी रखनी है, और अब जो पाकिस्तानियों के आईनी हकूक हैं उनको यकीनी बनाने का इंतजाम भी करना है, जिसके नतीजे में बहुत ही एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स जो हैं वो अभी परसों शाम को हुई जब ज्वाइंट सेशन में, और वो सब की सब अपोजिशन की वजह से थी कि हम पाकिस्तान के अवाम के आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, और ये अपोजिशन की कामयाबी है। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब से गुफ्तगू जारी है। खुर्रम साहब, आपने अभी एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाया कि APC का एक मकसद ये होगा कि इंतखाबात शफाफ हों और मुदाखलत से पाक हों। तो सर, आपकी जमात का एक बयानिया था 1-2 साल पहले कि एक वाइट पेपर आप वाजे करेंगे, उस पर एक प्राइवेट तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद जो दलाइल हैं वो अवाम के सामने रखे जाएंगे।
जो तमाम अनासर देखने को मिले उस दिन इंतखाब के दिन और जो मुख्तलिफ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ थी उनको भी पब्लिक किया जाएगा और फिर उसके नतीजे में इस्लाहात किए जाएंगे। उस वाइट पेपर पे सर कोई कार्रवाई हुई है, या अगर आप मुदाखलत से पाक इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो उस हवाले से एक पॉलिसी डिस्कशन क्या रही है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के आपस में? ये पॉलिसी डिस्कशन हसास नौयत की है, क्योंकि देखिए ये कम नोटिस किया गया कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात की गई कि जितने भी इंतखाबी कवानीन हैं उनको यकजा करके एक इलेक्शंस एक्ट जो है वो 2017 में पार्लियामान ने दोनों हाउसेज ने पास किया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को मजीद खुद मुख्तारी दी गई और बहुत सारे जो प्रोसीजरल इश्यूज थे उनको हल कर दिया गया। उसके बावजूद 2018 में अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कवानीन में नहीं है, प्रॉब्लम एक मखसूस इदारे की पाकिस्तान की सियासी मामलात में मदाखलत है। और इलेक्शन कमीशन ने एक खत के जरिए, शायद शिराजी साहब को याद हो, अपनी जिम्मेदारी को उनके ऊपर डाल दिया था और अपनी जिम्मेदारी से फरार हासिल किया था कि हमने ये देखा कि इलेक्शन वाले दिन जो है वो तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उन वहां इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल या मुकामी इंतजामिया का कंट्रोल नहीं था। अब ये ऐसी बात है जो कानून से दुरुस्त होने वाली नहीं है। इसके लिए एक डिस्कशन चाहिए और उस डिस्कशन तक पहुंचने के लिए ऑपोजिशन जो है वो अभी चंद हफ्तों में पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर जो है वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे कि अवाम को बताया जा सके कि ये कौन से इशूज हैं जिसकी वजह से आज आटा जो है वो 70 रुपए किलो है, या चीनी जो है वो तमाम रिपोर्टों और फॉरेंसिक कमीशन के बावजूद सस्ती होने की बजाय 105 रुपए किलो हो गई है, और घी जो है वो 250 रुपए किलो है। तो ये जो भयानक मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी कश्मीर के ऊपर जिस तरह हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी बफलूज रही है पूरा एक साल, इसकी वजह यही है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम की राय से और अवाम की उमंगों की अक्कासी नहीं करती। ये एक समझे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा करके सर आपको सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। उस राब्ता मुहिम से पहले सर जो व्हाइट पेपर की बात हुई थी उसको पब्लिक किया जाएगा ताकि अवाम आगाह तो हो सके कि क्या कुछ हुआ था। जी जी, उसको आगाह किया जाएगा। और अभी जो जिस तरह मैंने कहा ये जो चूंकि हसास नौयत की है कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है ये तो एक कठपुतली फसाड है। इसको गिरा देने से जो लॉन्ग टर्म इश्यूज जिसकी जो ऑपोजिशन का जो हदफ है वो हल नहीं होता ना। कि अगर इसी ऐवान में से इमरान खान साहब हट जाते हैं और कोई और साहब बन जाते हैं या खातून बन जाती हैं, उससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता। कि हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो अवाम की, जिसकी जड़ें बराह रास्त अवाम के अंदर हों और वो अवाम के जो मामलात हैं उनमें बोल्डली वो फैसले कर सके जो ये हुकूमत करने में कासिर रही है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इतने भयानक हैं कि 15 लाख मजदूर, हफीज पाशा साहब की कैलकुलेशन है कि बेरोजगार हो चुके हैं। और रफली इस हुकूमत के पिछले 2 सालों में 3 करोड़ पाकिस्तानी कम अज कम जो हैं वो खते गुर्बत से मजीद नीचे गए हैं। 31.3% रेट था पॉवर्टी का जब हमारी हुकूमत खत्म हुई। आज वो कह रहे हैं कि जी 45% खते गुर्बत से नीचे पाकिस्तानी है। तो 3 करोड़ पाकिस्तानी मजीद खते गुर्बत की। जी जी, खुर्रम साहब आप यकीनन जो स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं मुमकिन है वो दुरुस्त हों, लेकिन बात तो सर वही है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक इस इलेक्शन को लेके शुरू हुई थी और कहा गया था कि मैंडेट चुराया गया। तो मेरा ख्याल में 5 सालों में उस तरह की कोई कानून साजी नहीं हो सकी कि उन लोप होल्स को बेहतरीन अंदाज में प्लग इन किया जाता। अब आप दोबारा फरमा रहे हैं कि मुदाखलत से पाक होने चाहिए। तो सर सरहद के उस पार भारत में तो मरहलावार इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू उठाया जाता है कि पुलिस के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्शन डे के ऊपर सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर अंदाज में निभा सके। और यही वजह है कि जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको बुलाना पड़ता है। तो सर इस हवाले से जब तक आपको अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह की मुदाखलत से पाक इलेक्शन की उम्मीद कर बैठे हैं, उसको कैसे मेक श्योर करेंगे? तो उस हवाले से कोई आपकी सोच है या कोई ऐसा कोई तब्दीली लेके आ रहे हैं कि जिसके नतीजे में आप समझें कि जिस इदारे का आप नहीं रहे उसको बिल्कुल इस प्रोसेस से दूर रखा जाए?
जी, एक तो फिर मैं बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि बहुत बड़ी और उसमें तमाम पार्टियों की मुशावरत और उनकी मर्ज़ी शामिल थी कि वो बिल पास हुआ और तरामीम हुई, इस्लाहात हुई। वो भी भूल गया, ये भी भूल गए कि जो धरना हुआ था 2014 में, उसके नतीजे में एक बहुत लंबा प्रोसेस हुआ जुडिशल कमीशन का, सही। जिसने बिलाखिर कहा कि 2013 के इंतखाबात में कोई सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं नहीं हुई थी। और सिर्फ नहीं थी। लोकल इरेगुलरिटीज थी। ये तो एक प्रोसेस हुए ना जी, वो सारे प्रोसेस हुए। यहाँ इशू ये है कि ना सिर्फ जो है जो मैं अगर लंबा हदफ बता सकूं कि ना सिर्फ इंतखाबात में बल्कि इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत के मामलात में भी अब जिस तरह एक बहुत ही ब्लेटेंट हम देख रहे हैं कि ये एक हाइब्रिड मॉडल बन गया है और हाइब्रिड पार्टनरशिप बन गई है। तो वो उसको भी हमने अवाम की और जमहूर की जो रजा है, मंशा है, उसके जरिए वो बैलेंस भी दुरुस्त करना है। लेकिन पहले यही मकसद है कि इंतखाबात तक हम पहुंचे और फिर ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा कि पाकिस्तान में जो आइन कहता है कि हाकमियत आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, जो कि आज नहीं है एम्फेटिकली, वो उस ख्वाब तक हम पहुंच सकें। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का।